हेलो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फंक्शंस, इसको पढ़ने वाले हैं। और बच्चे, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसका यूज़ बहुत सारे चैप्टर में आने वाला है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से एकदम बेसिक कंसेप्ट पे पकड़ बनाते हुए पढ़ेंगे। हम बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फंक्शंस के, बिकॉज यही बेसिक कंसेप्ट्स का यूज़ ही बाकी चैप्टर्स में आएगा। सो बच्चे, ये पूरी क्लास बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ाने में ही डेडिकेट की जाएगी। तो ध्यान से समझिए फंक्शंस क्या होता है मेरे बच्चे। अगर मैं फंक्शन की आपसे बात करता हूँ, अगर मैं मेरे बच्चे फंक्शंस की आपसे बात करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि लेट्स सपोज एक रिलेशन है। ठीक है जी, हमने रिलेशन पढ़ा था इससे पहले। तो एक रिलेशन है, तो एक रिलेशन जो है वो एक सेट ए से एक सेट बी पर है। तो रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, इससे इस पर है। तो ये रिलेशन मेरे बच्चे फंक्शन तब होगा जब इस सेट के, जो पहला सेट है, उसके सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट बी से लिंक्ड अप हो और सिर्फ वन ही एलिमेंट से लिंक्ड अप हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट से लिंक अप हो। मतलब क्या हुआ जी, इस बात को हम डायग्राम से समझते हैं। मान लेता हूं कि ये मेरा ए सेट है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3, और एक सेट है मान लेते हैं जिसमें एलिमेंट है ए, बी और सी। ये मेरा क्या है, बी सेट। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई रिलेशन यहां से यहां पर है तो ये रिलेशन आर एक फंक्शन बन सकता है, जिसको लेट सपोज मैं एक फंक्शन एफ बोलता हूं। ये रिलेशन आर, ये फंक्शन एफ तभी बन सकता है जब इस सेट के एलिमेंट, इस सेट के ये तीनों एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ बी से लिंकअप है और सिर्फ सिंगल एलिमेंट से लिंकअप है। मतलब अगर 1 बी से लिंकअप है तो 1 बी के अलावा किसी और से लिंकअप नहीं हो सकता। 2 मेरे बच्चे अगर सी से लिंकअप है तो 2 किसी और से लिंकअप नहीं हो सकता। 3 मेरे बच्चे ए से लिंकअप है तो 3 ए के अलावा किसी और से लिंकअप नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात बोल रहा है। लिंकअप बोल दो, एसोसिएट बोल दो, कोरस्पॉन्ड बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ओके जी। सो अब देखिए, यही बात को इसने इंग्लिश में लिखा है। क्या बोला है, कह रहा है ए रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन बिटवीन 2 सेट्स। 2 डिफरेंट सेट लिए, एक ए और एक बी। एक रिलेशन फंक्शन तब बन जाएगा व्हेन each element of the first set is associated to exactly one element of the second set। मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ सेट बी से एसोसिएटेड हैं, तभी ये मेरा फंक्शन कहलाता है। ओके जी। सो अगर ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई है जो हमने आपको समझाई है, तो बताइए इन चारों में से कौन सा फंक्शन है। क्या बोला है जी डेफिनेशन में कि जो पहला सेट होगा, ए सेट होगा, उसके एलिमेंट बी से एक ही एलिमेंट से लिंकअप होने चाहिए। तो इसके देखिए कौन कौन से एलिमेंट है जी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जो पहला है उसके एक ही एलिमेंट बी से लिंकअप होने चाहिए। तो ये क्या सिर्फ एक ही एक एलिमेंट से लिंकअप है? ये सर 1 ए से ही है, 1 किसी और से नहीं है। 2 बी से ही है, ये किसी और से नहीं है। 3 डी से है और 4 सी से है। तो सर ये जो है एक एक से ही लिंकअप है, तो ये क्या होगा जी, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, फंक्शन है ये। ठीक है जी, राइट, दिस इज अ फंक्शन। पहला चीज तो है, पहला पार्ट तो है। अब अगला, यहां देखो मेरे बच्चे, 1 जो है वो ए से लिंकअप है, 1 बी से भी लिंकअप है। ये एक जो है ए से भी बी से भी लिंकअप है। तो एक एलिमेंट 2 से एसोसिएट हो गया, 2 से मेरे बच्चे एसोसिएट हो गया। सो अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा से एसोसिएट हो जाए तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आई? ठीक है, क्यों नहीं है जी ये फंक्शन? बिकॉज एक एलिमेंट एक से ज्यादा से एसोसिएट नहीं हो सकता। आप बोलेंगे सर 2, 3 और 4 तो सिंगल सिंगल से हैं, इसके ऊपर तो कृपा करो। मैंने बोला कि एक भी नहीं होना चाहिए सा। 1 आ गया ना,
1 तो जो है 2 से लिंकअप हो गया इसलिए नहीं है, बाकी को हम देखेंगे भी नहीं। इसमें देखते हैं, देखो क्या है, 1 A से लिंकअप है, 2 C से लिंकअप है, 3 B से, ये तो सिंगल सिंगल है। बट 4 जो है ये किसी से भी लिंकअप नहीं है, ये किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है, सो ये भी नहीं होना चाहिए। हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से एसोसिएटेड होना चाहिए बी सेट के, बट ये किसी से नहीं है तो ये भी फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये भी बात याद रखिए, ठीक है, ये भी डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है जी। ओके, अब यहां देखो, यहां पे क्या दिख रहा है, 1 जो है वो B से लिंकअप है, 2 जो है वो B से लिंकअप है, 3 C से लिंकअप है, और 4 जो है वो C से लिंकअप है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, यहां के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एक एलिमेंट से और सिर्फ एक एलिमेंट से लिंकअप होने चाहिए। तो भाई 4 सिर्फ C से लिंकअप है, 3 सिर्फ C से लिंकअप है, फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों सिंगल से लिंक हो जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे एलिमेंट एक ही से लिंकअप होने चाहिए, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट ही यहां पर आना चाहिए जहां पे ये एरो निकल कर पहुंचेगा, इससे एरो निकला हुआ एक पे पहुंचना चाहिए, ठीक है, चाहे किसी पे भी पहुंचे, C पे पहुंचे, D पे पहुंचे, B पे पहुंचे, ये चारों के चारों आगे एक पे मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो एरो निकल रहा है वो एक ही निकलना चाहिए, एरो जो निकल रहा है वो एक ही निकलना चाहिए, और एक निकलना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी से ना निकले जैसे इसमें हुआ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये तभी मेरे बच्चे फंक्शन कहलाएगा, तो इसीलिए ये फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन। क्यों है जी फंक्शन, बिकॉज हमारी डेफिनेशन पूरी हो रही है। क्या डेफिनेशन पूरी हो रही है, चारों एलिमेंट से तीर निकल रहा है और पहुंच रहा है वहां पे, और ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिससे तीर नहीं निकल रहा है, और जितने भी एलिमेंट सिर्फ उनसे सिंगल तीर निकल रहा है, तो तीनों चीजें हमारी कंप्लीट हो रही है, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ फंक्शन। आई होप मेरे बच्चे अब तक आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शन कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है। तो अगर डायग्राम से अगर आपको कहीं दिया गया हो तो डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। 3 चीजें को अगर आप याद रखेंगे, क्या चीज जी, पहली चीज कि डायग्राम में ऐसा जो फर्स्ट सेट है, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में जो फर्स्ट सेट है उसका कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट टू गेट एसोसिएटेड, मतलब सारे के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए, ठीक है, जैसे इसमें नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास में एरोस से ग्रेटर देन का साइन या डायरेक्ट लाइंस बन सकती हैं। जैसे यहां पे देखो ये डायरेक्ट लाइंस बन रही हैं, ठीक है, ओके, और यहां पे क्या दिख रहा है जी, देखिए यहां पे कहां देखा जी हमने, यहां पे ये ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो एरो से ग्रेटर देन का साइन और डायरेक्ट लाइंस बन सकती हैं। बट एरो से जो है लेस देन का साइन नहीं बनना चाहिए, लेस देन का साइन नहीं बनना चाहिए, ये देखिए लेस देन का साइन नहीं बनना चाहिए था। अगर लेस देन का साइन बन जाएगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये 3 शॉर्टकट चीजें हैं जिसको आप देखकर कोई भी डायग्राम में बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है मेरे बच्चे। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अब हम चलते हैं हमारे ओल्ड तरीके से, जैसे हमने रिलेशन लिखना सीखा था, सबसे पहला स्टेप विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। हमने समझा था जी रिलेशन को, क्या समझा था, हमने समझा था कि रिलेशन जो है सर वो और कुछ नहीं, वो एक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो एक रिलेशन में और कुछ नहीं, ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो बिलोंग करेगा पहले सेट को, और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे सेट को। और हमने बोला फंक्शन जो है वो रिलेशन ही है, बट एक कंडीशन के साथ में। ओके जी, सो जो कंडीशन है उसको देखकर आप बताइए, जो ये F1, F2, F3 लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो A सेट दे रखा है पहला, है ना, देखो क्या बोल रहा है, F1, F2, F3 आर द 3 सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इस बात का लिखने का मतलब क्या है कि ये तीनों क्या है, ये रिलेशन है। अब इन रिलेशन को अगर फंक्शन बनना है तो उसकी कंडीशन क्या है, जल्दी बताइए सर। कंडीशन ये है कि जो पहला सेट है A, जो यहाँ पहला सेट है A, इसके जितने भी एलिमेंट हैं
मान लेते हैं वो स्मॉल ए एलिमेंट हैं जो इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सारे स्मॉल ए के लिए, फॉर ऑल स्मॉल ए शुड हैव एलिमेंट इन वन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो मतलब अगर जितने भी एलिमेंट हमारे फर्स्ट सेट के हैं, ए सेट के हैं, वो एज अ एलिमेंट हमारा ऑर्डर्ड पेयर में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? एज अ फर्स्ट एलिमेंट इन अ ऑर्डर्ड पेयर, एज अ फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है जी, ये बात को याद रखिए। तो मतलब क्या हुआ इस बात का? जो हमारी पहली पोजीशन है ये वाली है ना जी, पहली पोजीशन ऑर्डर्ड पेयर की जो पहली पोजीशन, ये पहला कंपोनेंट जो हो रहा है ये वाला, इस जगह पर हमारा जो है फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे बच्चे, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ every ordered pair should be unique। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। क्या बोला जी? जो भी ये फर्स्ट कंपोनेंट है, जैसे यहां पे 1, 2 और 3 है, तो ये तीनों के तीनों अलग अलग हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है जी। तो क्या कंडीशन है हमारे को? अगर किसी रिलेशन को फंक्शन बनाना है तो सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट को देखना है, सेकंड को देखने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड को मेरे बच्चे देखने की जरूरत ही नहीं है। इनको देखना है, और क्या देखना है कि क्या जो ये फर्स्ट कंपोनेंट आए हैं ये सारे कवर हो रहे हैं क्या इस पर्टिकुलर सेट में, या इस पर्टिकुलर सेट का कोई एलिमेंट बच रहा है जो यहां पे नहीं आ रहा है, ये देखना है। अगर सारे आ रहे हैं तभी फंक्शन है। दूसरी चीज, जो ये सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं ये अलग अलग होने चाहिए, कोई भी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे ये फंक्शन है, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं है। सो इसमें देखिए यहां पे फर्स्ट कंपोनेंट कौन कौन से हैं जी? 1, 2 और 3 हैं। ये 1, 2, 3 जो हमारा फर्स्ट सेट है, यहाँ पे ए क्रॉस बी का पहला सेट क्या है? ए है, इसको बिलोंग करना चाहिए। 1, 2, 3 इसको बिलोंग कर रहे हैं। ये सर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये तीनों के तीनों एलिमेंट मतलब यहां पर आ रहे हैं। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा इस सेट का जो एज अ फर्स्ट कंपोनेंट नहीं आ रहा है। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो रही है फुलफिल। तो हमारी जो ये पहली कंडीशन है मेरे बच्चे, ये हो रही है फुलफिल। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि अगर ऐसा ना हो कि जो ये तीनों कंपोनेंट है इसमें कोई रिपीटिशन हो रही हो, ये तीनों जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसमें कोई रिपीटिशन हो रही हो, ऐसा तो नहीं है। नहीं है सर, ये 1, 2 और 3 तीनों यूनिक है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो फंक्शन रिलेशन को फंक्शन बनाने की दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। पहली कंडीशन क्या है? ए सेट के सारे एलिमेंट हमारे फर्स्ट कंपोनेंट होने चाहिए। शॉर्ट में लिख दिया, इसको आप अपने लिए शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। हमारे ए सेट के सारे एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट होने चाहिए। कंपोनेंट साफ साफ लिख दो जी, है ना, फर्स्ट कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है जी, ये चीज है। सेकंड कंडीशन क्या है जी? सेकंड कंडीशन है कि जो भी फर्स्ट कंपोनेंट हैं वो यूनिक होने चाहिए, वो मतलब रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी यूनिक ऑफ एवरी पेयर, है ना, यूनिक ऑफ एवरी पेयर। तो ये शॉर्टकट में याद करने का तरीका है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके जी, ये दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को याद रखना है। ओके, आई होप याद रहेगा। सो हमने फंक्शन f1 देखा, इस दोनों को फॉलो कर रहा है, तो f1 क्या है? फंक्शन हो गया। f1 क्या है मेरे बच्चे? फंक्शन हो गया। f2 को देखो, यहां पे a में है 1 2 3, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तीनों की तीनों चीजें, जो तीनों के तीनों एलिमेंट हैं वो आ रहे हैं। वेरी गुड, तो ये फंक्शन होगा। सर सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं फिर बताएंगे। हमारा सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि 1 जो है वो एक बार आना चाहिए था, बट यहाँ 1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। बट क्या बोल रहा है जी? फर्स्ट कंपोनेंट यूनिक होना चाहिए था, रिपीट नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो रिपीट हो गया, तो अगर ये रिपीट हो गया तो मेरे बच्चे ये फंक्शन नहीं है। तो f2 जो है इज नॉट अ फंक्शन, f2 जो है इज नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आई मेरे बच्चे? ठीक है। थर्ड चीज में देखें, थर्ड वाले में कह रहा है a है और 2 है
है ना। अब ए क्या बिलोंग कर रहा है A1 2 3 को? नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन नहीं है ना। और यहां सिर्फ जो ये 2 है ये बिलोंग कर रहा है, 1 और 3 तो आए ही नहीं है एज अ फर्स्ट कंपोनेंट, तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता, तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। ये तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है, F3 इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है। बात समझ में आई बच्चे? बात समझ में आई? तो F3 जो है वो फंक्शन नहीं है, F1 जो है वो फंक्शन है, और F2 जो है वो फंक्शन नहीं है। सो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें सॉल्व करना है। ये जो डेफिनेशन बनी मेरे बच्चे, ये डेफिनेशन बनती है आपकी किस चीज़ की? ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक है, फंक्शन एज अ ऑर्डर्ड पेयर में हमने डेफिनेशन बताई। क्या चेक करना होगा जी? फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो जो है बिलोंग करना चाहिए यहाँ पे, और इसके सारे एलिमेंट आने चाहिए एज अ फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंडीशन क्या बताई जी? जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट है वो यूनिक होने चाहिए। ये हमारी डेफिनेशन है फंक्शन एज अ ऑर्डर्ड पेयर की। ये वाली जो डेफिनेशन है जहां हमने बोला कि जब भी मैं मैपिंग कर रहा हूं, जब भी मैं मैपिंग कर रहा हूं, हमने रिलेशन में समझाया था मैपिंग क्या होता है। जब भी मैं मैपिंग कर रहा हूं तो मैपिंग में ध्यान रखना है कि ये सारे एलिमेंट से एरोज निकलना चाहिए, है ना जी, ये चीज बोली थी। और एरो जो निकलेगा वो ग्रेटर देन का साइन फॉर्म कर सकता है, जैसे इसमें किया है ना, या फिर डायरेक्ट एरोज निकल सकते हैं, बट कोई भी लेस देन का साइन नहीं बनना चाहिए। जैसे ये 1 से AB पे बना, तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो ये डेफिनेशन बोलती है हमारी फंक्शन एज अ मैपिंग की डेफिनेशन। और पहली जो डेफिनेशन है ये है फंक्शन एज अ कॉरस्पॉन्डेंस। A से B पे कॉरस्पॉन्डेंस ही तो हो रहा है, एसोसिएशन, कॉरस्पॉन्डेंस ही तो हो रहा है, दोनों एक ही चीज है। क्या है जी डेफिनेशन में? डेफिनेशन बोलती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट शुड बी एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑन द सेकंड सेट। ओके जी, समझ में आया मेरे बच्चे? तो ये 3 डेफिनेशन है फंक्शन की, तीनों का कहीं भी कैसे भी मोल्ड करके यूज हो सकता है। अब हमारी फंक्शन एज अ ऑर्डर्ड पेयर डेफिनेशन का यूज करके हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस बन रहे हैं। ठीक है जी, इसका यूज ज्यादा आएगा अभी स्टार्टिंग में, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बेटर, टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन बेटर। क्यों? क्योंकि अभी तक हम इस फॉर्मेट में पढ़ते आए हैं पहले दो चैप्टर में एज अ रिलेशन और एज अ सेट्स, है ना जी। हम ये फॉर्मेट पढ़ते आए हैं टू रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर सेट और अ रिलेशन, है ना। तो इसी को लेकर चलते हैं, फंक्शन को एज अ दिस फॉर्मेट ही समझेंगे। पहले क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है मेरे बच्चे PQRS, एक सेट है B जिसमें एलिमेंट है मेरे बच्चे 1 2 and 3। क्या कह रहा है? विच ऑफ द रिलेशन फ्रॉम A to B इज नॉट अ फंक्शन। A to B का मतलब क्या है? A सेट से निकालना है पहला कंपोनेंट और B सेट से निकालना है सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर, है ना। सो जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर है, A to B का मतलब क्या है कि जो पहला कंपोनेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो A को बिलोंग करना चाहिए, और जो सेकंड कंपोनेंट है मेरे बच्चे वो B को बिलोंग करना चाहिए, राइट। और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। तो कैसे करेंगे? सिंपल सा काम है जी, हमें देखना है सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट को। क्या ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये चारों PQRS, क्या ये सारे A को आ रहे हैं? यस, PQR और S A को आ रहे हैं, और PQRS चारों के चारों हमारे R1 में आ रहे हैं एज अ फर्स्ट कंपोनेंट। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, है ना। फर्स्ट कंडीशन यही बोलती है कि जो चारों कंपोनेंट है वो इसमें आने चाहिए, और इसके सारे कंपोनेंट एज अ फर्स्ट कंपोनेंट आने चाहिए, हो गई ट्रू। सेकंड कंडीशन क्या है जी? जितने भी ये फर्स्ट कंपोनेंट है ये यूनिक होने चाहिए, PQR और S सिंगल बार आ रहे हैं, तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो R1 जो है मेरे बच्चे वो तो फंक्शन निकला, R1 जो है मेरे बच्चे वो तो फिर फंक्शन निकला, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड में पढ़ते हैं हम जी, क्या बोला था जी? हमारे पास में जो है फर्स्ट कंपोनेंट PQR और S ये यूनिक होने चाहिए, यूनिक है, और ये सारे के सारे यहाँ कवर होने चाहिए, कवर हो रहे हैं। तो पहली डेफिनेशन भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है ना जी। PQRS ये चारों के चारों यहाँ कवर हो रहे हैं, और ये चारों के चारों एक बार आ रहे हैं, यूनिक कवर हो रहे हैं, है ना जी। तो ये दोनों ट्रू हो रहा है, तो R2 भी फंक्शन है। हमें सेकंड कंपोनेंट को देखना ही नहीं, सेकंड कंपोनेंट को देखना ही नहीं। यहाँ भी देखो PQ P और S, तो यहाँ क्या देखा जी? P यहाँ आ रहा है, Q यहाँ आ रहा है, S यहाँ आ रहा है, बट ये R नहीं आ रहा, ये R नहीं आ रहा,
आर अगर नहीं आ रहा तो फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई, क्योंकि ये आर नहीं आ रहा है। तो ये जो है आर 3 फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन हो गया, क्योंकि पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, नॉट अ फंक्शन। क्योंकि भैया जो इसका फर्स्ट का आर था, फर्स्ट सेट का जो आर था वो इसमें नहीं आ रहा। सेकेंड कंडीशन भी फॉल्स है मेरे बच्चे। क्यों फॉल्स है? बिकॉज ये पी जो है ना मेरे बच्चे, ये 2 बार आ गया, 2 बार नहीं आना चाहिए था, है ना। सो ये फंक्शन तो भाई दोनों कंडीशन की वजह से फॉल्स है। एक भी फॉल्स हो जाए कंडीशन तब भी फंक्शन नहीं है, या तो दोनों की दोनों नहीं है ना। फोर्थ में देखो क्या कह रहा है, पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस चारों इसको बिलोंग कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। और ये चारों के चारों इसमें आ रहे हैं, हाँ जी चारों के चारों आ रहे हैं। और चारों के चारों यूनिक आ रहे हैं, यस चारों के चारों यूनिक आ रहे हैं। तो फोर्थ केस के अंदर, फोर्थ कंडीशन के अंदर में भी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, बिकॉज ये पी क्यू आर एस चारों इसको बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और चारों के चारों यूनिक आ रहे हैं, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो ये फंक्शन है। तो R4 इज अ फंक्शन, R4 इज अ फंक्शन, ठीक है जी। तो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? दैट इज R3, दैट इज R3। अब बच्चे मैं आपको आराम आराम से एकदम प्यार प्यार से समझा रहा हूँ, आप तो देखते साथ बता दोगे, है ना। नजरों का है बस खेल, कुछ करना ही नहीं है। दूर से देख के बता दूंगा, पी क्यू आर एस इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, काम खत्म हो गया, सिंगल बार आ रहा है। पी क्यू आर एस इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, सिंगल बार आ रहा है, काम खत्म, ये तो है फंक्शन। इसमें भी ऐसे देख के बता दिया, यहाँ देखा भाई 2 बार पी आ गया, ये है ही नहीं, फंक्शन ही नहीं है ना। सो इस तरीके से इजीली बता पाएंगे। आई होप समझ में आया है आपको। तो अब देखो, अगर समझ में आया तो अब हमने आपके लिए क्या किया, क्वेश्चन में डाला ट्विस्ट, और हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम बताएंगे कि इनमें से कौन सा जो है मेरे बच्चे वो फंक्शन है और कौन सा वो फंक्शन जो है नहीं है, ठीक है जी। सो चलिए ए पार्ट को पहले हम कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्या कह रहा है जी, y जो है दैट इज बिलोंगिंग टू 1 2 3 4, और y है सेकंड कंपोनेंट। तो f1 का जो y है दैट इज सेकंड कंपोनेंट, और x भी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है इसको 1 2 3 4, और x + 1 y के बराबर है ना। और x जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट है। सो अगर मैं x की वैल्यू मेरे बच्चे 1 रखता हूं तो y कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू मेरे बच्चे अगली 2 रखता हूं तो y कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो x2 y3 होगा। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख देता हूं तो 3 + 1 y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना जी। अब क्या मैं x की वैल्यू 4 रख सकता हूं? सर 4 + 1 5 हो जाता है, y जो है इसको बिलोंग करना चाहिए, और इसमें सर 5 नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? जैसे ही मैं x को 4 रखूंगा तो y 5 आ जाएगा, और ये 5 जो है इसको बिलोंग नहीं कर रहा, बट बोल रहा है y को बिलोंग करना चाहिए, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, है ना जी। ये हमने सीखा हुआ है जब हम पढ़ रहे थे हमारा रिलेशंस। सो ये हमारा बना पहला। अब इसी प्रकार से अगला निकाल लेते हैं, बाद में देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। F2 निकालते हैं जी। F2 के अंदर क्या होगा, XY पेयर करना है जहां x + y की वैल्यू 4 से बड़ी हो। तो ऐसे पेयर निकालने हैं x और y के जहां पे इनका सम 4 से बड़ा हो। अब मुझे पता है कि भाई 1 + 2, पहले 2 नंबर का सम करेंगे तो 1 + 2 तो 3 होता है, ये बड़ा नहीं है। 1 + 3 करके देखो, सर ये 4 होता है तो 4 से बड़ा चाहिए, ग्रेटर देन 4 चाहिए, ये भी 4 से बड़ा नहीं है, बराबर है। 1 + 4, ये सर, तो 1 को मैं 4 से लिंक कर सकता हूं, ये 5 है, और इसका सम जो है 4 से बड़ा है। 1 4 आ रहा है तो सर 4 1 भी आएगा ही आएगा, है ना। अब उसी प्रकार से मुझे 1 के साथ तो कोई और नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। 2 के साथ, सर 2 के साथ में 3 ले सकते हैं, 2 + 3 5 बड़ा है। सर 2 के साथ 4 ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब 2 3 लिया है तो मैं 3 2 भी ले सकता हूं, और 2 4 लिया है तो 4 2 भी ले सकता हूं, है ना भाई। एक्स वाई की पोजीशन चेंज करेंगे तब भी तो सम बड़ा आएगा, आएगा जी आएगा। अब 3 को देखते हैं, देखो 3 + 4 7, ये भी बड़ा आ रहा है, और 3 4 लिया है मेरे बच्चे तो मैं 4 4 भी 3 भी ले सकता हूं, ये भी बड़ा आ रहा है जी, यस आ रहा है। अब मैं x और y की सेम वैल्यू भी तो ले सकता हूं, यस ले सकता हूं। 2 1 1 नहीं सर, 1 + 1 जो है वो 2 होता है, गलत हो जाएगा। 2 + 2 4 होता है, वो भी गलत हो जाएगा। 3 + 3 6 होता है, यस वो बड़ा आ रहा है हमारा 4 से। 4 + 4 8 होता है, यस सर
ये हमारा बड़ा आ रहा है किससे जी, हमारा आ रहा है बड़ा ये 4 से। सो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे फंक्शन 2 में आएंगे। अब सी को देखते हैं। सी में एक्स वाई, वाई शुड बी लेस देन एक्स, F3 वाई शुड बी लेस देन एक्स, तो मतलब बाद वाला जो है वो पहले वाले से छोटा होना चाहिए। तो y ऐसे नंबर लेने हैं जो x से छोटे हों। तो अगर मैं y को 1 मानता हूं तो x जो है वो 2 3 4 हो सकता है ना जी, क्योंकि x को y से बड़ा होना है बस। तो y को अगर मैं 1 मान लूंगा तो 2 हो सकता है, y को 1 मानने पे 3 भी ले सकता हूं, y को मैं 1 मानने पे 4 भी ले सकता हूं, है ना। सेम अगर मैं y को मेरे बच्चे यहाँ पर 2 मान लेता हूं तो 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं और 4 भी ले सकता हूं। अगर मैं बच्चे y को 3 मान लूंगा तो मैं क्या ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं। और अगर मैं y को 4 मान लूंगा यहाँ पे तो x कुछ नहीं आएगा, बिकॉज 4 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं यहाँ। सो ये हमारे F3 बना हमारा। अब आखिरी F4, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 5। तो ऐसे एक्स वाई लेने हैं, ऐसे मेरे बच्चे एक्स वाई लेने हैं जिसका सम जो है बच्चे वो क्या हो, F4 में क्या करना है, डी पार्ट में क्या करना है, F4 में ऐसे x और y लेने हैं जिसका सम 5 हो। तो ऐसे एक्स वाई चूज करिए जिसका सम 5 हो। साफ साफ दिख रहा है सर, 1 4 ले सकता हूं मैं, 4 1 ले सकता हूं, है ना। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन 1 + 4 5 बनता है, 4 + 1 भी 5 बनता है। और वैसे ही मेरे बच्चे में 2 3 ले सकता हूं और 3 2 ले सकता हूं। इसके अलावा कोई और पेयर नहीं है ना जिसका सम 5 बनता हो, नहीं बनता है। सो ये हमारे डी में आ गए। अब बच्चे ये चारों फंक्शन बन गए हैं। अब यहाँ पे हम अपना रूल अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो हमारा फंक्शन है। इन चारों रिलेशन F1 F2 F3 में से कौन सा फंक्शन है, चेक करो। क्या करेंगे जी, सबसे पहला काम होता है सर हमें चेक करना कि जो भी ये सारे कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के, वो सारे इसको बिलोंग करने चाहिए। कर रहे हैं 1 2 3, ये सर कर रहे हैं। बट साथ साथ में जो इसके चारों कंपोनेंट है वो इसमें एज अ फर्स्ट कंपोनेंट भी आने चाहिए। क्या आ रहे हैं क्या, नहीं सर 4 नहीं आ रहा है, ये 4 इसमें नहीं आ रहा है। अगर 4 एज अ फर्स्ट कंपोनेंट नहीं आ रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। सो ए इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, है ना जी। अब सेकंड में देखेंगे 1 2 3 4 एज अ फर्स्ट कंपोनेंट आ रहे हैं क्या, हर जगह देखो 1 आ रहा है सर, 2 आ रहा है सर, 3 आ रहा है सर, 4 भी आ रहा है। पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंपोनेंट यूनिक होने चाहिए, नहीं है बट यूनिक। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 मेरे बच्चे यहां भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है। भाई बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, 4 4 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, सॉरी 3 बार आ रहा है। तो रिपीटिशन बहुत ज़्यादा बार हो रहा है, यूनिकनेस नहीं है। तो ये वाला भी जो है हमारा फंक्शन नहीं है। अब अगला देखते हैं, देखो यहां पे भी 1 2 3 4, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है क्या एज अ फर्स्ट कंपोनेंट, नहीं है। यहां पे क्या है जी, थर्ड वाले में 1 जो है एज अ फर्स्ट कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, देखो एज अ फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट तो है बट फर्स्ट कंपोनेंट नहीं है। सो ये भी जो है मेरे बच्चे फंक्शन नहीं है, ये भी मेरे बच्चे फंक्शन नहीं है। तो थर्ड वाला भी फंक्शन नहीं है। फोर्थ देखें, फोर्थ पार्ट 1 2 3 4, ये चारों के चारों जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो यहां भी है और ये चारों के चारों यहां भी हैं और सब के सब यूनिक आए हैं। तो पहली कंडीशन भी ट्रू, सेकंड कंडीशन भी ट्रू, यूनिक भी हैं और चारों के चारों जो ये हैं फर्स्ट कंपोनेंट वो यहां पे हैं। तो ये हमारा दोनों कंडीशन को ट्रू कर रहा है। तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। तो डी जो है फोर्थ पार्ट जो है F4 वही फंक्शन है। आप बोल रहे हैं इसकी रेंज बताओ, बट हमने तो अभी आपको पढ़ाया नहीं है डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। फंक्शन का, रिलेशन का पढ़ा था मुझे पता है, बट फंक्शन का नहीं पढ़ा, वो भी बता देते हैं। चलिए ठीक है। सो ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट आंसर करने से पहले और अगले 2 क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट दोबारा देखना चाहते हैं। क्या देखना है जी, हमें समझना है फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। बट उससे पहले हम फंक्शन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। बच्चे आपको भी ना बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा कि फंक्शन जो है दैट इज फ्रॉम A to B, इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। सो ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो इसको क्या बोला मैंने, फंक्शन
इज फ्रॉम ए टू बी। ये डबल डॉट क्या दिखा रहा है? इज फ्रॉम ए, मतलब पहला जो सेट होगा फंक्शन का वो ए है, और जहां पे पहुंच रहा है वो फंक्शन वो बी है। ये फंक्शन जो है एफ फंक्शन है, हम डिनोट कर रहे हैं एफ से, जनरली एफ से ही डिनोट किया जाएगा। डबल डॉट लगाने का मतलब है इज फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। ठीक है जी, इस बात का मतलब ये है। सो अब इस बात को ये देखिए यहां पे लिखा है फंक्शन इज f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो ये मतलब क्या है जी? f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये चीज को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख सकता हूं। एंड ए बी पेयर बिलोंग्स टू फंक्शन। ए बी पेयर बिलोंग्स टू फंक्शन का मतलब क्या है कि जो मेरा यहां फर्स्ट कंपोनेंट है ये पहले को बिलोंग करेगा, और सेकंड कंपोनेंट है वो दूसरे को बिलोंग करेगा। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना जी। तो स्मॉल ए जो है मेरे बच्चे वो बिलोंग करेगा पहले सेट को, एंड स्मॉल बी जो है वो मेरे बच्चे बिलोंग करेगा दूसरे सेट को। ओके, समझ में आया? सो जो ये बी सेकंड कंपोनेंट है, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, जो फंक्शन को बिलोंग करता है, वो कहलाता है इमेज ऑफ अ फंक्शन। इमेज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है जी, ये बात समझाई? ये कहलाता है इमेज ऑफ अ फंक्शन। और हमारा जो ए कंपोनेंट है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं हम मेरे बच्चे प्री इमेज ऑफ अ फंक्शन। इमेज बाद वाला, पहले आ गया तो प्री लगा दिया, प्री इमेज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब इसके साथ साथ दो डेफिनेशन और देखनी है। क्या ये कह रहे? अगर एक फंक्शन ए टू बी है, जो डोमेन होगा फंक्शन का वो क्या होता है जी? हमने सर डोमेन पढ़ा था आज तक, दैट इज क्या होता है डोमेन? डोमेन इज अ सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। यही पढ़ा था ना, फर्स्ट कंपोनेंट, है ना? रिलेशन में पढ़ी थी ये बात। अब हमारा फंक्शन आ गया तो फंक्शन के फर्स्ट कंपोनेंट का सेट है ना? सो अगर मैं बोलता हूं, अगर मेरे बच्चे में बोलता हूं कि मेरा जो है ये फंक्शन है, जो अभी हमने देखा था, कौन सा जी? ऊपर में देखा था। लेट सपोज मैं लिख देता हूं एक एग्जांपल। ऊपर कहाँ जाएंगे? एक फंक्शन है ए टू बी पे, ए सेट है आपका 1 2 3, बी सेट है आपका ए बी सी, है ना? और फंक्शन जो दे रखा है उसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं आपके 1a 2c और 3b। तो ये फंक्शन है ना जी? 2c ये फंक्शन है, राइट? यस है। कैसे है जी? सर 1 2 और 3 ये हमारा तीनों के तीनों यहाँ आ रहे हैं, और ये तीनों जो है एज अ फर्स्ट कंपोनेंट आ रहे हैं। सो ये हमारा फंक्शन है, पहली चीज। और तीनों के तीनों जो है यूनिक है। यस सर, ये फंक्शन है। अब मैंने क्या बोला आपको? डोमेन क्या है मेरे बच्चे? डोमेन है फर्स्ट कंपोनेंट का सेट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 1 2 और 3, है ना? तो फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होता है वो डोमेन होता है। यही पढ़ा है हमने। 1 2 3 1 2 3, ये तो ए सेट वापस बन गया। तो मैं बोल सकता हूं और कुछ नहीं, मेरा जो ए सेट है वही मेरा बच्चे क्या होता है? वही हमारा डोमेन है। सो मैं यहां बोल सकता हूं कि मेरा जो ए सेट है, A set is a domain only because ए सेट के सारे एलिमेंट जो हैं वो एज अ फर्स्ट कंपोनेंट काउंट होंगे। तो मैं शॉर्टकट में फंक्शन के लिए बोल सकता हूँ ए सेट ही हमारा क्या है? डोमेन है। तो कंफ्यूजन ही नहीं है। सेम तरीके से कोडोमेन हमें पता है वो सेट होता है जिससे हम सेकंड कंपोनेंट निकालते हैं, सेकंड कंपोनेंट। और हमें पता है कि इस कंडीशन में फ्रॉम फंक्शन ए टू बी में बी सेट से हम सेकंड कंपोनेंट निकालेंगे। तो कोडोमेन तो हमें पता है कि बी सेट ही होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो कोडोमेन ऑफ एफ इज बी सेट, है ना? बी सेट। और रेंज क्या होगी? सर रेंज होती है सेकंड कंपोनेंट का सेट, सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ सेकंड component of ordered pair of function is range। यही होती है ना मेरे बच्चे रेंज। set of second component of ordered pair of function is range। तो रेंज क्या हो जाएगी बच्चे? हमारे सेकंड कंपोनेंट निकाले हैं बी से,
सेकंड कंपोनेंट किससे निकाले हैं? बी सेट से। सारे एलिमेंट शायद बी के कवर ना हो रहे हो, कुछ ही कवर हो रहे हो, तो रेंज क्या है? इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, है ना। तो जैसे अगर मैं ध्यान से देखता हूं इस एग्जाम्पल के अंदर में, यहां क्या है जी? सेकंड कंपोनेंट है ए, सी और बी, ये हमारा जो है रेंज है। और आप बोलेंगे सर ए, बी और सी यही तीनों कंपोनेंट हमारे बी में है। सर कोडोमेन भी यही है, क्योंकि दिस इज अवर सेट बी, है ना। बट अगर मैं आपको बोलता कि यहाँ पे सी की जगह मेरे बच्चे यहाँ पे बी था, तब भी ये फंक्शन होता, बिकॉज 1, 2 और 3 फर्स्ट कंपोनेंट जो हैं वो सारे के सारे इसमें है और ये सारे के सारे हम एलिमेंट यहाँ आ रहे हैं, तो ये हमारा फंक्शन है और यूनिक भी है ना जी, ये फंक्शन है। सेकेंड कंपोनेंट अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? सेकेंड कंपोनेंट जब मैंने एक चेंज कर दिया तो मुझे दिख रहा है सेकेंड कंपोनेंट ए है और बी है, तो सेकेंड कंपोनेंट क्या है मेरे बच्चे? यही मेरी रेंज है। बट अगर मैं इसका कोडोमेन देखूं तो कोडोमेन क्या होगा? दैट विल बी बी सेट, है ना। जहां से हमने इस ए और बी को पिक किया है वो है बी सेट। सो कोडोमेन क्या है? बी है। रेंज क्या है? ए और बी है ओनली। सो ये दोनों एलिमेंट यहां आ रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है? रेंज इस केस में जो है वो कोडोमेन का सबसेट बन गई। बात सही है ना बच्चे? बात सही है? यस, एकदम क्लियर है। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। आई होप मेरी बात बच्चे आपको ये बात समझ में आई हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब हम वापस मूव ऑन करते हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ ली है तीनों चीज़ों की, रेंज समझ लिया है क्या होता है, कोडोमेन समझ लिया है क्या होता है। अब वापस से जो क्वेश्चन में पूछा था उस पे आते हैं। क्या पूछा था जी? कह रहे हैं कि हमें बताना है कि फंक्शन की रेंज क्या है। इन चारों में से जो फंक्शन प्रूव हुआ है उसकी रेंज क्या है। तो हमने क्या देखा जी? ये तीनों तो फंक्शन थे ही नहीं, ओनली डी पार्ट इज द फंक्शन, ये वाला पार्ट फंक्शन है। तो इसकी रेंज क्या है? रेंज है इसका सेकेंड कंपोनेंट्स का सेट। तो सेकंड कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? सर 4 है सेकंड कंपोनेंट इसमें, 1 है इसमें, 3 है इसमें और 2 है इसमें। तो 1, 2, 3, 4 का जो सेट है वही हमारी रेंज है, वही हमारी रेंज है। तो दिस इज द रेंज ऑफ अ फंक्शन। बात समझ में आया बच्चे? सो दिस इज द रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे हमने जो है अब फंक्शन को अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। क्या अलग तरीका किया है जी? अब हमने किया तो है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, बट जहां से एलिमेंट पिक करने हैं दैट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स नहीं है 1, 2, 3, 4 जैसे पिछले में थे 4 ही एलिमेंट थे। यहाँ पे कुछ नंबर लिमिटेड एलिमेंट नहीं है, यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। सो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में हम क्या करें? क्या ये फंक्शन है या नहीं, ये कैसे पता लगाएं? कह रहे देखो लॉजिक ना बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करो, आप इसको एक बार ट्राई करो लिखने का इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म, इस सेट बिल्डर को पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। कुछ एक ऑर्डर्ड पेयर लिखो, सारे नहीं लिख सकते ऑब्वियसली, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, कैसे लिखेंगे सारे? पॉसिबल नहीं है सर, हमें पता है। बट कुछ एक लिखोगे आपको पैटर्न पता चल जाएगा, उससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है हमारी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को फुलफिल करेगा या नहीं। तो क्या देखते हैं जी, यहाँ पे क्या कह रहा है जी? n जो है वो नेचुरल नंबर है जो कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट भी है, और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस n से, सेम जो हम फर्स्ट कंपोनेंट डालेंगे उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा सेकंड कंपोनेंट बन जाएगा। सो मान लेते हैं हमने n फर्स्ट नेचुरल नंबर चूज किया, दैट इज 1। तो इस 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो ये हमारा क्या बनेगा? 3 बन जाएगा। 3 इंटू 1 क्या होता है? 3 होता है। दैट विल बी अवर सेकंड कंपोनेंट। अगला नेचुरल नंबर लेते हैं, दैट इज 2। 1 के बाद अगला नेचुरल नंबर क्या आता है? 2 आता है। 2 इंटू 3 है ना, यहाँ पे पुट करेंगे 3, 2 है ना, 3 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 6, राइट। 3 अगर मैं 1 यहाँ पुट कर रहा हूँ तो 3 इंटू 1 हो रहा है, अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 3 इंटू 2 हो रहा है ना। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं ना। सो 2 इंटू 6 हो गया, 2 इंटू 3 हो गया, 6 हो गया। फिर अगला 3, अगर 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 दैट इज 9। 4 पुट करेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 3 दैट इज 12। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं। ओके, सो अब मुझे पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या दिख रहा है? जो फर्स्ट कंपोनेंट है 1, 2, 3, 4, फर्स्ट कंपोनेंट जो है 1, 2, 3, 4, ये सारे और कुछ नहीं
ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर मिलेगा। फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट है दैट विल बी अ नेचुरल नंबर। और सेकंड कंपोनेंट जो है दैट इज क्या है, देखिए यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट 3 आया, 6 आया, 9 आया, 12 आया, तो बेसिकली इनका 3 का मल्टीपल ही तो है, यही तो है। 3 आया, 6 आया, 9 आया, 12 आया। सो क्या दिख रहा है, हर एक के लिए एक ही सिंगल आउटपुट है, हर एक के लिए सिंगल आउटपुट है जो कि यूनिक है, सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर काउंट हो रहे हैं बिकॉज ये सारे के सारे फर्स्ट कंपोनेंट हैं और उनके लिए यूनिक आउटपुट आ रहा है, तो ये फंक्शन तो है ना। डेफिनेशन फुलफिल होगी ना। 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर है जो कि हमारे डोमेन दैट इज फंक्शन इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ना, तो ये फंक्शन जो है दैट इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो पहले सेट को बिलोंग कर रहे हैं सारे फर्स्ट कंपोनेंट और हर एक के लिए यूनिक जो है एलिमेंट आ रहा है विच इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है तो वो हमारा सेकंड सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा इसलिए फंक्शन तो है, राइट। अब कह रहे हैं कि इसकी रेंज फाइंड करने के लिए, तो रेंज क्या है, सेकंड कंपोनेंट का सेट। सेकंड कंपोनेंट क्या है, 3 6 9 12, तो ऐसे क्या दिख जाएंगे, ऐसे होने वाले सारे एलिमेंट हमारे रेंज हैं। तो मैं बोल सकता हूं रेंज और कुछ नहीं, 3 की जो टेबल है वही है, 3 6 9 12। अगला क्या आएगा, 15 18 21, 3 की जो टेबल है वही हमारा रेंज है ना। ऑल द 3 मल्टीपल्स आर आवर रेंज। बात समझ में बच्चे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो, ठीक है, मतलब कंफ्यूज नहीं होने का है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाए जैसे यहाँ पे आए है ना, नेचुरल नंबर आ गया, या फिर हमारे लिमिटेड एलिमेंट आ जाए, हमें कंफ्यूज नहीं होने का। हमें एकदम बेसिक्स को पकड़ के बना के रखना है और डेफिनेशन को एकदम समझ के रखना है अच्छे से। अगर इन दो चीज़ों को एकदम ध्यान से समझोगे और यूज़ कर पाओगे तो कोई भी क्वेश्चन हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का भी, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं, कह रहे लेट एफ बी ए सबसेट ऑन ए 1 2 3 4 5 6। बात समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, रुक जाते हैं। कह रहे डिफाइंड बाय एफ फ्रॉम ए बी ए प्लस बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए। कह रहे कि जो ये कंपोनेंट लिए ना ए बी और ए प्लस बी, इट शुड बिलोंग टू ए सेट। ओके जी, इस एफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। ओके 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 ओके, मतलब क्या है, ये एफ जो है मेरे बच्चे, ये सबसेट ऑन ए लिखने का मतलब है कि ये ए क्रॉस ए का सबसेट है। क्यों, क्योंकि बोला है फंक्शन जो है चेक करना है क्या ए टू ए पर है, तो मतलब क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट यहां से चूज करना है, सेकंड कंपोनेंट यहां से चूज करना है। तो F1 सबसेट, F इज अ सबसेट ऑन ए का मतलब क्या होता है, जैसे हमने रिलेशन में पढ़ा था R इज अ सबसेट ऑन ए का मतलब होता है R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, वैसे ही F इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। तो ये मतलब है। फंक्शन डिफाइंड कैसे है, कह रहे हैं कि ए बी जो है दैट इज बिलोंगिंग टू ए सेट, ठीक है, इसी को बिलोंग कर रहा है, जहां पे ए बी जो है मेरे बच्चे वो हमारा ए सेट को बिलोंग करेगा और ए प्लस बी भी ए सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है जी। सो लेट्स से फंक्शन के अंदर क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। अब मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखना चाहता, मैं सिर्फ एक सिलेक्टेड ऑर्डर्ड पेयर ऐसे निकालने की कोशिश करना चाहता हूं जिसकी वजह से फर्स्ट कंपोनेंट सेम आ जाए और सेकंड कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट आ जाए। यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट जो है सेम हो, सेकंड कंपोनेंट डिफरेंट हो, तो उससे क्या होगा, सेम फर्स्ट कंपोनेंट के लिए 2 डिफरेंट सेकंड कंपोनेंट एग्जिस्ट हो जाएंगे, तो ये फंक्शन ही नहीं बचेगा। चेक करते हैं ऐसा हो सकता है क्या, लगाए दिमाग। हमें क्या करना है, ए बी की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए a प्लस बी जो दोनों डिफरेंट हो। ए बी तो मल्टीपल करके सेम मिले और a प्लस बी जो है वो डिफरेंट मिले। चेक करो ऐसा कुछ बन सकता है क्या, ऐसा कुछ बन सकता है क्या। मेरे को दिख गया, क्या दिखा जी, मैंने देखा ए बी को मैंने लिया 1 into 6, तो क्या मिलेगा जी, 6 आउटपुट मिलेगा। ओके जी, और इसका सम क्या होगा, 1 + 6, ए को 1 बी को 6 लिया है, ए को 1 मैंने क्या किया है, ए प्लस ए को मैंने लिया है 1 और बी को मैंने लिया है 6, तो 1 into 6 कितना हो गया, 6 हो गया, 1 + 6 कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। तो यहाँ 6 आया और यहाँ पे क्या हुआ जी, 7 आया। अब देखो मैंने एक बार ये लिया, अब दिमाग दौड़ाया मैंने कहा यार ए बी जो है 1 into 6 भी 6 होता है और 2 into 3 भी 6 होता है, तो ए को मैं इस एक बार 2 ले रहा हूँ, बी को मैं 3 ले रहा हूँ,
ए बी कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, दैट विल बी 6। और ए प्लस बी कितना होगा बच्चे, ए प्लस बी होगा 2 प्लस 3, दैट इज 5। तो ए बी फर्स्ट कंपोनेंट 6 आया, ए प्लस बी 5 आया। ओहो, सेम फर्स्ट कंपोनेंट के लिए डिफरेंट हमारे सेकंड कंपोनेंट आ रहे हैं, या फिर इस पूरे फंक्शन में दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर के लिए सेम फर्स्ट कंपोनेंट आया, ये बोल लो जो हम पढ़ते हैं। डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर के लिए सेम फर्स्ट कंपोनेंट आया, तो ये हमारी दूसरा पार्ट, फंक्शन की जो डेफिनेशन का दूसरा पार्ट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। कैसे जी, हमने जस्टिफाई कैसे किया आंसर, वी सो two different ordered pairs which has same first component and to make it a function it should not be, so ये function मेरा नहीं है। मेरे बच्चे, आपको बात समझ में आई? ये बहुत आसान सी इंपॉर्टेंट सी बात है, जो एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन डेफिनेशन पे नहीं दे सकता। बेसिक्स पे अगर पकड़ आ गई होगी तो ये क्वेश्चन आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और जो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट से आपका फंक्शंस के पार्ट बनते हैं, जो अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, उस पर हम बात करने जाएंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, जो समझाया है डेफिनेशन को उसको अच्छे से समझिए। फर्स्ट एक्सरसाइज चाहें तो एनसीईआरटी की सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।